नाज़रीन आदाब, न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और अब खबर खास में बात खास मौजू की। दरअसल जब से इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ है तभी से चुनावी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। ये एक ऐसा कोड होता है जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, हिंदी में इसे आचार संहिता कहा जाता है। जैसे ही इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होता है उसी तरह से कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं ताकि इंतखाबात जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो और वोटर पर किसी भी तरह का न दबाव, न डर, न खौफ हो, बल्कि वो बहुत ही पुरसुकून माहौल में इंतखाबी तशरीर में शामिल हो, नेताओं को सुने और बिना किसी डर, लालच, खासतौर से जात बिरादरी या मजहब का नाम लिए बगैर, उसे डराए बगैर या किसी को अकलियत या अकलियत का या अक्सरियत का एहसास दिलाए बगैर इंतखाबी तशरीर मुकम्मल हो। लेकिन जब से खासतौर से 2019 के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद जिस तरह का रवैया या जिस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का जो रोल होना चाहिए था उस पर कई तरह के सवाल उठे हैं। और इस बार लोकसभा इंतखाबात के दौरान जिस तरह से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं शायद इससे पहले कभी नहीं उड़ाई गई। इस सिलसिले में वफाद आमा की एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की और पूछा कि मायावती के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर जवाब दिया। पूछा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। उस पर भी इलेक्शन कमीशन के जवाब से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नजर नहीं आया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक पूछ दिया कि क्या सिर्फ नोटिस जारी करना या एडवाइजरी जारी करना ही इलेक्शन कमीशन का काम है। सवाल तो यहां तक कर लिया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम भी है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात क्या हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का जायजा लेगा। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से कल सुबह 10:30 बजे पेश होने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद इलेक्शन कमीशन ने मायावती पर 2 दिनों 48 घंटे के लिए और योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटों के लिए यानी 3 दिनों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि सियासी लीडरों को कानून का डर आखिर क्यों नहीं है और इलेक्शन कमीशन इतना लाचार और बेबस क्यों दिखाई दे रहा है। चूंकि बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। अभी हालिया दिनों हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक नेता हैं सतपाल सत्ती सिंह और सिंह सत्ती, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिससे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी को बहुत भद्दी सी गाली दी है। दूसरी तरफ संजय रावत जिनका चेहरा आप देख रहे थे, उन्होंने तो कुछ इस तरह से कह दिया कि भाई हमें कानून वानून का डर नहीं है और इलेक्शन का जो ज़ाब्ते अखलाक है उसे भी हम देख लेंगे। लेकिन मन में जो है जब तक वो कह नहीं लेते हैं तब तक घुटन सी होती है। तो अगर ऐसे पार्टियों के लीडरान जो बरसरे इख्तिदार हैं, चाहे खुद अपने दम पर या किसी दूसरी पार्टी के साथ शराकत के साथ वो इख्तिदार संभाल रहे हैं, ऐसे लीडरान भी अगर खुद इस तरह का बयान देंगे कि कानून का डर हमें नहीं है और ज़ाब्ते अखलाक वगैरह हम देख लेंगे, तो ऐसे में अवाम के लिए देखने को क्या बच जाता है, इस पर एक सवाल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। और इस वक्त हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल है जिसके साथ हम ये गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्यों ये बदले से हालात हैं और क्यों ऐसा लग रहा है कि बार बार एक मतलब जैसे गाड़ी होती है जिसपे इंजन नहीं होता, वो सेल्फ ऑटोमेटेड नहीं होती है तो उसे धक्का दिया जाता है। तो क्या ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि बार बार कह कर और दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनके जरिए से जब दबाव पड़ता है तब जो है वो एक्शन के नाम पर कुछ दिखाई देता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ तर्जुमान है बीजेपी की शबनम पांडे, वो जुड़ी हैं। साथ ही राकेश कपूर सीनियर जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और कुछ ही देर में सदफ जाफर भी जुड़ेंगी जो तर्जुमान है यानी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमसे जुड़ेंगे। और सुशील कुमार पांडे जो लगातार सुप्रीम कोर्ट और कानूनी मामलों को कवर करते हैं, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से वो जुड़ रहे हैं। आप सबका इस्तकबाल करते हुए सुशील, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से मफाद आमा यानी जो PIL थी उस पर किस तरह से समाअत का आगाज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुशील।
जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका में साफ तौर से ये मांग की गई कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को लेकर एक दिशा निर्देश बनाई जाए और ऐसा चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी नियम अभी फिलहाल चुनाव आयोग को लेकर नहीं है हमारे संविधान में जिसपे उन तमाम लोगों के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन लिया जाए। पिछली बार सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। आज फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय लिया, लेकिन उन्होंने 4 पेज का एक नोट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से देश में ऐसे नेता हैं जिनको फिलहाल उनकी बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी किया गया है और कौन कौन से नेताओं ने उस नोटिस का जवाब कितने घंटे में दिया है। उसी पर सवाल उठा मायावती का। मायावती ने देवबंद में मुस्लिमों को लेकर फिलहाल एक बयान दिया था, जिसको लेकर फिलहाल 12 तारीख तक ये जवाब दाखिल करना था, लेकिन आज 15 तारीख है, जवाब दाखिल नहीं किया गया। जवाब दिया गया तो वो फिलहाल राष्ट्रहित की बात कहते हुए दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रूप से चुनाव आयोग से यह सवाल किया कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बयानबाजी करता है तो आप क्या कार्रवाई करते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वो संबंधित नेता को नोटिस जारी करते हैं और संबंधित नेता उस नोटिस का जवाब देता है कि उसने बयान क्यों दिया। बस इससे आगे उनके पास कार्रवाई का अधिकार नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह कहा कि आपके पास हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, यानी कि आप टूथलेस हैं। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी सवाल किया कि अगर आप कार्रवाई कर नहीं सकते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का सवाल उठता कहां से है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शायद आपको इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है, बेहतर होगा कि चुनाव आयोग के टॉप जो अधिकारी हैं वो कल कोर्ट में आए और ब्रीफ करके यह बताएं कि अगर कोई भी नेता इस प्रकार की बयानबाजी करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह था कि योगी आदित्यनाथ, आजम खान, तमाम ऐसे जो लोग हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव के दौरान जाति और धर्म के नाम पर वोटिंग ना मांगे ये नेता, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ये चाहती है कि ये तमाम नेता विकास के मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगे, ना कि जाति और धर्म के आधार पर। और इसीलिए सुशील, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा कि क्या ये नई बात इसलिए नहीं है कि इन लोगों को अंदाजा है, ऐसे तमाम लीडरान को, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायोलेशन कहा जाता है नतीजे में यानी कि पनिशमेंट के तौर पर होता कुछ नहीं है। शायद इसीलिए वो लगातार ऐसे हथकंडे अपनाते चले जाते हैं, अपनी जुबान जो है वो फिसलाते चले जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये साफ है कि चुनाव आयोग के नोटिस को तमाम राजनेता इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे और जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी के मुताबिक पहली बार ही शायद ये ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद किसी बड़े राजनीतिक नेताओं की रैली पर बैन लगाया है, यानी कि 48 घंटे तक और 72 घंटे तक ये बैन लगाया गया है। मेरी जानकारी में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग का ये पहला ऐसा कदम है जब उनके बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने ये स्टैंड लिया है, क्योंकि चुनाव आयोग को ये बताना था सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर उनके अधिकार क्या हैं। और चुनाव आयोग ये बेहतर समझता था कि जब उसके अधिकारी कल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो वो अपनी क्या कुछ दलीलें रखेंगे। और इसीलिए चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लेते हुए मायावती और आदित्य योगीनाथ पर उनकी रैलियों पर बैन लगाया है कि मायावती 48 घंटे तक और आदित्य योगीनाथ जो हैं वो 72 घंटे तक कोई भी चुनावी जनसभा नहीं आयोजित करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास अधिकार तो है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग कहीं ना कहीं वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। और क्या जो बयानबाजी नेता करते हैं उनको फिलहाल चुनाव आयोग की कार्रवाई से डर नहीं है। जी सुशील, आप हमारे साथ बने रहे। राकेश कपूर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश जी,
क्या ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सर्जरिश की है, जिसे हम फटकार भी कहते हैं इसी की, उसके बाद ये खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं कि मायावती पर 48 घंटों के लिए और योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटों के लिए चुनावी तशहीर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास वाकई इख्तियारात नहीं हैं, और जो पिछला इतिहास है, जब टीएन सेशन के जमाने की हम बात करें, एमएस गिल के जमाने की बात करें, एसवाई कुरैशी की बात करें, क्या उन जमाने में भी ऐसा नहीं होता था? ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती है? राकेश कपूर जी, देखिए विशाल मियां, बड़े साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग से हम समझते हैं कि इसके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि हाउ डू यू एक्सेस योर अथॉरिटी। आप अपने आपके पास जो अख्तियारात हैं, जो हिंदुस्तान के आईन में दिए हैं, जो कानून में दिए हैं, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 उसके तहत आपको मुहैया कराए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। चुनाव आयोग के पास ये हक है कि वो उनका इस्तेमाल करे, और इस मामले में पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 इसका जो सेक्शन 125 धारा 125 दफा 125 क्या कहती है, जरा एक मिनट सुनिए। Promoting enmity between classes in connection with elections. Any person who in connection with an election under this act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो ये कहना बिल्कुल भी जायज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास हक नहीं है। जो मौजूदा कानून है उसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास पूरे अख्तियारात हैं कि वो इन बेजुबान और बदरंग नेताओं को न इनकी जुबान पर काबू लगाम लगाए, बल्कि ऐसा डंडा लगाए, इस तरीके की सजा मुकर्रर करे कि आने वाली जो और दूसरे जो सियासतदां हैं उनको भी पक्का सबक मिले और वो जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचें। ये हिंदुस्तान का आईन, ये हिंदुस्तान का जो हमारा लोकतंत्र है, जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसकी बुनियाद चुनाव आयोग पर ही बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी और कहा था कि मैं ऐसा चुनाव आयोग इस मुल्क को दे रहा हूं जो चुनाव के दौरान एक नजर से एक तरफा होकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ना आकर के ऐसा वातावरण, यानी कि ऐसा मिजाज हिंदुस्तान की हवाओं में घोलेगा जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो बरसर इक़्तिदार हो और या वो पार्टी जो उसकी मुखालफत में हो, सबको एक जैसा ही वातावरण मिलेगा। सबके अख्तियारात बराबर होंगे, सबके कानूनी हक बराबर होंगे। मतलब तो आपके इतने तफसीली जवाब से ये अंदाजा मिल रहा है कि किसी भी लीडर पर जिसने बदजुबानी की हो या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन करते हुए उसने बातें की हो या तकरीर की हो, उस पे सिर्फ एडवाइजरी या नोटिस तक का इख्तियार इसी को नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा भी इख्तियारात है। वो चाहे तो फाइन लगा सकता है, वो चाहे तो इम्प्रिजमेंट कर सकता है। इम्प्रिजमेंट 3 साल से ज्यादा का, 3 साल का नहीं, 3 साल से ज्यादा का मतलब आप समझते हैं तो वो आदमी चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा 6 साल तक। 3 साल से ज्यादा की सजा का मतलब ये होता है। पहली नजर में मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहूंगा राकेश जी, उसके बाद मुझे चलना है शबनम पांडे के पास। राकेश जी, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन के मोड़ तक नहीं पहुंच पा रही है बात, तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या एक तरफ तो यह है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास इसकी जानकारी नहीं है कि हम कहां तक हमारी सीमा है, कहां से हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के दायरे में आ जाते हैं। दूसरी तरफ क्या इलेक्शन कमीशन के लिए भी अब विल पावर का वर्ड यूज करना पड़ेगा, जैसा सियासी जमातों के लिए किया जाता था जब वो इख्तियार में होती हैं? देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है तो इलेक्शन कमीशन को तो अपने अख्तियारात को जो उन्हें अमल में लाना है, उनकी जो अमलबंदी इस तरीके से होनी चाहिए कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डरे। अब यहाँ देवबंद में मायावती क्या आई कि मुसलमान इकट्ठे होकर के बोल दें वोट ना बटने दें, उसके जवाब में 2 दिन सहारनपुर में जाकर के योगी आदित्यनाथ के आए कि उनके पास अली है तो हमारे पास बजरंगबली है, माने हिंदू एक तरफ हो जाएं, मुसलमान एक तरफ हो जाएं। चुनाव का मतलब क्या रह गया?
अगर हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ करके चुनाव, अगर इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो मतलब क्या है चुनाव का, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये जो मुझे शब्द जो है, वो लफ्ज जो है, ये जाहिल है, जाहिलानापन है ये सियासी नेताओं तो का। मैं वही कह रहा हूं कि आपने जिस आर्टिकल 151 के क्लॉज 125 का हवाला दिया, अगर इसका मतलब क्या समझा जाए कि इलेक्शन ऑफिसर्स जो है इलेक्शन कमीशन के, उन्हें या तो इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर जानकारी है तो विल पावर नहीं है, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए जानकारी पूरी है ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन में भी बड़े दानिशमंद लोग होते हैं और वो उनको सिर्फ ये बात होती है कि वो अपने अख्तियारात का कायदे से उनको लागू करें, उनको अमल में लाएं। आपको मालूम है ये हिंदुस्तान का आईन ही कहता है कि जब हिंदुस्तान में इलेक्शन शुरू हो जाता है तो उस समय सरकार रहेगी बेशक, लेकिन सरकार का जितना भी सारा अमला है, कायदा तो ये है, प्रैक्टिकल तौर पे हिंदुस्तान के जो सदर जमहूरिया हैं उनके बाद अगर कोई सबसे बड़ा ताकतवर आदमी इलेक्शन दौर में होता है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जी। प्रधानमंत्री होगा, लेकिन प्रधानमंत्री होने की वजह से वो अपनी पार्टी के लिए कोई सरकारी तौर पे काम नहीं कर सकता। इसी एक छोटी की वजह से राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे हैं। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी के पास हम फिर से चलेंगे इनसे मिलने के बाद। शबनम पांडे हमारे साथ बीजेपी से हैं और सदफ जफर कांग्रेस तर्जुमान है। सुशील, आप अभी जो राकेश पांडे जी ने बातें की हैं 151 नंबर आर्टिकल नंबर 151 के क्लॉज 125 की, ये जानकारी ईसी या ईसी के अफसरान को बेशक होनी चाहिए और होगी भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके आगे अमल की बात जब होती है तो वहां पे क्यों ये बातें नहीं हो पाती। शबनम पांडे, आपके पास में आ रहा हूं। आपने भी देखा सुना जाना होगा कि किस तरह से जुबानें बोली जा रही हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो आजम खां हो, या चाहे सतपाल सिंह सत्ती हो, जिन्हें सीधे तौर पर जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक बड़ी पार्टी के सदर को गाली दी है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, और चाहे फिर संजय रावत हो। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऐसे माहौल में क्या कहना चाहेंगी? शबनम, देखिए, निश्चित तौर पे जो आज राजनीति में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है इससे सभी लोग चिंतित हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सी शक्तियां हैं, पर इलेक्शन कमीशन उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करती है। जब 10वें हमारे नेशनल इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए शेषन जी, तो उन्होंने बहुत से इलेक्टोरल रिफॉर्म करा था और उस वक्त उन्होंने सरकार को भी बताया था कि हाँ, इलेक्शन कमीशन की क्या शक्तियां हैं। और उन्होंने करीबन रक्षाबंधन का समय था, 1993 की बात है, उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी लिख के कहा था कि अगर सरकार इलेक्शन कमीशन की शक्तियों को जमीन पर नहीं लाने देगी, तो जब तक नहीं लाने देगी तब तक वो कोई भी चुनाव देश में नहीं करने देंगे। तो इस तरीके की एक सख्त लफ्ज में उन्होंने सरकार को भी चिताया था। और उसी समय की बात है, 92 की करीबन बात है, एक के धर्मराज करके हुआ करते थे संयुक्त सचिव, उनको इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटी लगाई थी त्रिपुरा में एक पर्यवेक्षक के रूप में, पर वो अपने सरकारी काम से थाईलैंड चले गए। और उनको उस वक्त तक, क्योंकि ये 10वें इलेक्शन कमिश्नर थे, 9 इलेक्शन कमिश्नर हुए हमारे देश में, लेकिन उस समय तक लोग ये सोचते थे, सरकारी विभाग हो या नेता हो, हर कोई ये सोचते थे कि इलेक्शन कमीशन की बात सुनना ना सुनना स्वैच्छिक है। लेकिन जब वो थाईलैंड चले गए अपने विभागीय काम से, तो इलेक्शन कमिश्नर ने उनके सीआर एंट्री में जो है विपरीत प्रविष्टि दे दी। और जब ये विपरीत प्रविष्टि दी तब तहलका मचा एग्जीक्यूटिव क्लास में कि नहीं, इलेक्शन कमीशन बहुत शक्तिशाली है और अब हमको उनके कहे पे चलना है। उस वक्त पॉलिटिकल क्लास भी काफी नाराज रहते थे सेशन साहब से, लेकिन सेशन साहब ने बहुत से रिफॉर्म्स करे, पर एक कमी ये रह गई
कि उस वक्त भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे सेक्शन 125 में कहा गया है कि इनको पनिशमेंट दिया जा सकता है, पर सेशन साहब ने किसी भी पॉलिटिकल आदमी को किसी भी तरीके का इस तरीके के धार्मिक भाषण देने पे कहीं भी कोई पनिशमेंट या नोटिस तक नहीं दिया। तो वो चीजें धीरे धीरे फिर उसको प्रश्रय मिलता रहा और आज हम इस कागार पे आ गए हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लें, थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास कुछ याद है तो पुख्ता तौर पर बताएं कि कब किस तारीख में किस नेता ने ये बात कही थी, जिसको अब ऐसे तो तुष्टीकरण का नाम पे लेकर के हर चीज पे ये बातें की जाती हैं, लेकिन सीधे तौर पर देखिए अभी अगर सहारनपुर का मामला सबको याद है तो सब लोग की जबान पर है, लेकिन अगर मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये एक मिसाल बन गया कि उसी को सब फॉलो करेंगे, फिर बाकी सारे कानून की तरफ से आंखें मूंद लेना है सबको? ये क्या कोई दलील है? नहीं, मेरा कहना है कि सेशन साहब के टाइम भी या उससे पहले भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी। राजनीति एक अलग चीज है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन अलग चीज है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन के तौर पे राकेश कपूर जी आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या आपको याद है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शबनम पांडे कह रही हैं कि टीएन सेशन के जमाने में भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती थी, लेकिन कभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। नहीं, राकेश कपूर जी आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो ये अभी बहन जी फरमा रही थी, ये जो चीजों को बहुत जो है ना वो बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही थी। टीएन शेषन ने हालांकि काम किया, लेकिन टीएन शेषन ने जो भी काम किए वो चुनावों के कंडक्ट को लेकर के किए जी। वो भी तह में नहीं गए कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में वाकई में है क्या क्या अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने उसे लागू करने के बजाय जो है वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जो है कैसे माहौल में हो, इस पे उनका जोर रहा कि वहां तक बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि टीएन शेषन ने हिंदुस्तान की जमहूरियत का फायदा कम और नुकसान ज्यादा किया, क्योंकि 1990 से पहले तक हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होते थे उसमें आम आदमी का पार्टिसिपेशन बहुत रहता था जी। उन्होंने जो जश्न के माहौल को तेरहवीं में बदलने की कोशिश कर दी जी, तो उसके बाद से जो है वो चुनावी माहौल बदला है। तो मेरे टीएन शेषन के बारे में राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। मेरा सिर्फ ये कहना था कि अगर कोई भी फर्द वाहिद ये कहता है कि किसी खास जमाने में कोई खास गलती कोई खास व्यक्ति किया करता था, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट ABCD, तो क्या ये नजीर बन जाती है इस बात की कि उसने किया था तो हम भी करेंगे? तब तो फिर मायावती को जवाब देंगे कि उन्होंने इससे पहले असेंबली इलेक्शन का टाइम में योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा था इसलिए हमने कह दिया। योगी जी कहेंगे कि मायावती ने ऐसे कहा इसलिए हमने ऐसा कह दिया। तो क्या इससे सब बरी हो जाएंगे कि हमने कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन नहीं किया? विचार में यहाँ बल्कि हकीकत तो ये है कि टीएन शेषन के ही जमाने में ये सबसे ज्यादा फिरकावाराना और जाति और ये जातिवादी राजनीति जो है इसी को सबसे ज्यादा हवा दी गई जी। सबसे ज्यादा 1990 से इस बात के बाद इसकी शुरुआत हुआ, नहीं जो आप बता रही हैं, जो आप टीएन शेषन की आप तारीफ किस बात के लिए कर रही हैं कि इस जश्न के माहौल को 13वीं में तब्दील कर देने के लिए बताया कि आपने जो तारीफ की है टीएन शेषन ने एग्जीक्यूटिव क्लास पे तो लगाम लगाई, लेकिन पॉलिटिकल क्लास, देखिए मैं ये बता रही हूँ कि पॉलिटिकल क्लास ने जो गलतियां की उस पर उन्होंने कोई लगाम नहीं लगाया। ठीक है ना, अभी हम टीएन सेशन को कोई मार्क्स देने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। शबनम पांडे जी, राकेश कपूर जी, अभी हम टीएन सेशन की कारकर्दगी पर कोई मार्क्स देने के लिए नहीं बैठे हम सब। सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं वो इख्तियारात जो है वो लागू सही से क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इससे पहले कि हम सरफ जफर के पास चलें, सुशील आपके पास फिर से एक बार आता हूं। सुशील पांडे जी, आपसे मेरा सवाल अब ये है कि आज जो कुछ हुआ उससे क्या एक मैसेज जा रहा है? चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन वो कहीं ना कहीं जो पूरी जमहूरी जो निजाम है इलेक्शन को लेकर उससे अवामी एक आस्था जुड़ी है, अवाम का एक यकीन जुड़ा है कि कोई बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आज जो कुछ हुआ और कल जिस तरह से आपने अभी कहा कि 10:30 बजे अब फिर से इलेक्शन कमीशन के कुछ अफसरान को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ईसी पर अवामी भरोसा बढ़ सकता है और ज्यादा? सुशील
जी बिल्कुल साफ तौर से देखिए, इसमें दो राय नहीं है। राजनीति जो है वो अवसरवाद की राजनीति करती हैं सभी पार्टियां, लेकिन सवाल इसमें है कि उस चुनाव में पारदर्शिता की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा है जी। रहा सवाल बयानबाजी की, तमाम राजनीतिक नेता जो है वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनके बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग कितना सख्त होता है ये एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग अगर इस पूरे मामले में अगर बात करें हम लोकसभा चुनाव, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव, तो किसी भी चुनाव में चुनाव आयोग ने ऐसा कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जिस पर एक नजीर पेश किया जाए। आखिर सुप्रीम कोर्ट के नाराजगी के बाद चुनाव आयोग ने यह डिसीजन लिया कि रैलियों पर बैन लगाना चाहिए। सवाल उठता है चुनाव आयोग की कार्रवाई पर। अगर चुनाव आयोग इस पूरे मामले में गंभीरता से कदम पहले से उठाता तो ना मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचता और ना सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक नेताओं के मामले पर इतना सख्त होता। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो संवैधानिक, अगर हम प्रजातंत्र की बात करते हैं और चुनाव में पारदर्शिता की बात करते हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सबसे अहम होती है एक पारदर्शी चुनाव करवाने में। कहीं ना कहीं देश भर के मतदाताओं की भी एक जिम्मेदारी यह भी है कि अगर चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति को कोई दिशा निर्देश देता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग, अगर तमाम राजनीतिक नेता इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं जाति और धर्म को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने उन तमाम राजनेताओं को सिर्फ नोटिस भेजा। नोटिस के जवाब आने के बाद चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई क्या हुई इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। और इसीलिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि एक दिशा निर्देश बनाया जाए, एक गाइडलाइन बनाया जाए जिसमें टीवी डिबेट में जो तमाम प्रवक्ता बैठते हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर जिस तरह बयानबाजी करते हैं वो ना करें, क्योंकि इससे देश का माहौल जो है वो बिगड़ता है, समुदाय जो है वो आपस में जो वो टकराव आता है। तो इन तमाम चीजों के लिए एक पारदर्शी चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को उनके विकास के मुद्दे से जनता को अट्रैक्ट करना चाहिए कि उन्होंने काम क्या किया इलाके में, कौन से राजनेता ने कितना काम किया, इससे उनको फिलहाल अपने जो मतदाता है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि उनके धर्म और जाति के आधार पर। और यही देश की सबसे बड़ी अदालत तय करना चाहती है कि अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो तमाम राजनेता हैं, वो जाति और धर्म से दूर हटकर विकास की राजनीति करें और विकास के आधार पर फिलहाल वोट मांगे। तो अब कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद आगे क्या होता है। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की, उसके 1-2 घंटे के अंदर फिर हमने ये देखा अब ये किसका असर है, सुप्रीम कोर्ट का इसी पर असर है या इसी ने खुद ये स्टेप ले लिया था, ये बात की बात है। लेकिन लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, उसके 1-2 घंटे के बाद जो है ये एक्शन आया कि योगी आदित्यनाथ 72 घंटों के लिए इंतखाबी मुहिम यानी इंतखाबी तशहीर इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते और मायावती 48 घंटों के लिए इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती। सदफ जफर हमारे बीच मौजूद हैं, थोड़ी ताखीर से आई है। बहरहाल सदफ, आप कांग्रेस की तर्जुमानी करेंगी, बहुत सारे ऐसे नाम इसमें आ रहे हैं, आजम खान का नाम आ रहा है, मायावती का नाम आ रहा है, योगी आदित्यनाथ का नाम आ रहा है, सतपाल सिंह सत्ती का नाम आ रहा है जो हिमाचल प्रदेश से हैं, जिन्होंने राहुल गांधी पर बहुत ही अजीब से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसे रिपीट भी नहीं किया जा सकता। संजय राउत कहते हैं कि हम कानून वानून को नहीं मानते और इलेक्शन कमीशन को भी यानी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसे भी हम देख लेंगे, लेकिन मन में जो बात है वो जब तक कह नहीं लेते घुटन सी होती है। इन तमाम मामलों के बीच पहला फेज निकल जाता है, दूसरे फेज में चंद दिन बाकी रह गए हैं और अभी मायावती और योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया है। सदफ, योर कमेंट। देखिए, ऐसा है कि शुरुआत यहां से नहीं होती है, शुरुआत वहां से होती है कि जहां पे पुलवामा के बाद से ही अगर आप देखें कि अटैक हुआ और इमीडिएटली उसको रैलीज में भुनाना शुरू हो गया। उसको यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने कहा भी था कि देखिए इस तरह की चीज ना हो, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की बात को ताक पे रखकर ये लगातार जो है वो देश के प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ धर्म, जाति और इसको राष्ट्रवाद की भी बात करिए कि जिस तरह से आर्मी ऑफिसर्स को आके कहना पड़ा, रिटन चिट्ठी देनी पड़ी कि प्लीज आर्मी को अलग रखिए अपनी राजनीति से, चाहे कोई भी दल हो, इसको मत भुनाइए आप लोग इलेक्शन के मंचों पर से। तो ये भी एक काम हो रहा है और देश के जो सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं, आला जो कुर्सी पे सबसे बैठे हुए, वो इसको इस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं नेशनलिज्म को।
तो एक बात ये भी है, यहां तक कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने लिया ये बात, कोई इसका संज्ञान लिया, बल्कि एल.के. आडवाणी ने भी लिखा कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी इलेक्शन में नहीं होता था, आप अपनी बातों पे, आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उस पे बात करिए। दूसरी बात आती है कि अभी कल बाराबंकी से एक आदमी ने टिकट लिया और टिकट के पीछे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। हेलीकॉप्टर से एक भारी बक्सा उतारा जाता है और कॉन्वॉय से अलग गाड़ी में रखा जा रहा है। आप देखिए कि तमाम चीजें जो है, साथ ही साथ जो उज्ज्वला गैस का सिलेंडर अभी कल डिलीवर हुआ है, उसको वो उज्ज्वला गैस के तहत नहीं है, वो किसी ने ऑर्डर किया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस योजना। तो जिस तरीके से हर जगह भुनाने की कोशिश की जा रही है, कपड़ों के ऊपर, साड़ियों के ऊपर, टोपियों के ऊपर, टी शर्ट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन उतरवाने पे आए तो क्या उतारे, किस लेवल पे जाके काम करे। और ये पहला चुनाव देश का नहीं है, ये मैं यहां से बात करना चाहूंगी कि चुनाव हर 5 साल पे होते रहे हैं, कई बार 5 साल से पहले भी हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से जानबूझ के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समझते हुए मौजूदा सरकार और कुछ दिग्गज पॉलिटिकल पार्टीज उसको ताक पे रखकर उसका जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, ये वाकई सर शर्म से झुका देने वाली बात है। चाहे महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी हो, चाहे जाति धर्म के नाम पे हिंदुस्तान में कौन जीतेगा, पाकिस्तान में कहां पटाखे फूटेंगे, इस तरह की आप अपनी अकम्पलिशमेंट से बात करिए। आप जनता को आने वाले 5 साल में क्या देना चाहते हैं उस पर बात करिए, आपने क्या किया है उस पर बात करिए। लेकिन आप इस तरह से धर्म और जाति, अली बजरंगबली को लाकर बीच में उनकी जाति बताकर, उनकी चीजें बताकर एक तबके से कहना कि अगर मेनका गांधी कहती भी पाई गई, मेनका गांधी को क्यों बख्शा, इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि हम जो है ABCD बांटेंगे गांव को और जो वोट देगा उसके आधार पे हम आपके लिए काम करेंगे। मुसलमानों से कहा गया कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं तो मन खट्टा हो जाता है, जब नौकरी के लिए आते हैं तो दिल खराब होता है, काम करने का दिल नहीं चाहता है। तो आप अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, ये इलेक्शन के दौरान धमकियां मिल रही हैं, तो आप बताइए कि किस तरह का डर, किस तरह की वहशत आप इंस्टिल करना चाह रहे हैं। आप चाहे धर्म के नाम पे वोट मांगे, चाहे उसको अपीजमेंट करके, चाहे उनको धमका कर, दोनों। पहली चीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका पहला क्लॉज कहता है कि आप किसी तरह की नफरत, किसी तरह की लालायत करके, किसी तरह से आप नहीं इलेक्शन में काम करेंगे इस तरीके से। तो चुनावी मौसम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ता इखलाक यानी आचार संहिता, क्या इसे हमारे लीडर जानते भी हैं या नहीं, या फिर इससे ज्यादा जानते हैं कि कुछ भी कह लो या कुछ कर लो, कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं होती। कई लोगों की जुबान पर ऐसी बातें हैं, इसलिए हम कहने पर मजबूर हो रहे हैं। संजय रावत जो शिवसेना के लीडर हैं और जो महाराष्ट्र में संजय रावत और बीजेपी अलायंस के साथ वहां चुनावी मैदान में भी है, उनका ऐसा कहना होता है कि नियम कानून हम नहीं मानते, आचार संहिता भी हम देख लेंगे, जो मन में है वो नहीं कहता हूं तो मन में घुटन होती है। ये सीधे तौर पर यह बताता है कि इन लीडरों के जहन में, या ऐसे वैसे तमाम लोग, चाहे वो आजम खान हो, मायावती हो, उनके जहन में शायद ये बात पूरी तरह से वाज़ेह है कि कार्रवाई के नाम पर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ नोटिस होगी, नोटिस जारी किया जाएगा या एडवाइजरी आएगी, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी से बहुत सारे सवाल भी किए थे। हालांकि जो कार्रवाई आज हुई है वो आप सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटों की चुनावी कैंपेन यानी रैली या रोड शो वो नहीं कर पाएंगे, यह पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी 16 अप्रैल सुबह 6 बजे से लागू होगी। वहीं मायावती पर 48 घंटों के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस बारे में आगे और जो आने वाले 6 फेजेस हैं उसमें हमें इसको सुनने को ये कमी आएगी, ऐसे बयानों को हम कम सुनेंगे और इलेक्शन ज्यादातर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो पाएगा। सुशील, एक बात आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं आपको रिलीफ करूंगा इसलिए कि आप दूसरे असाइनमेंट के साथ होंगे। सुशील, कल के ताल्लुक से जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का एक प्रतिनिधि आएगा, और रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उस पर इस बारे में बात होगी कि कहां तक इलेक्शन कमीशन को ऐसे मामलों में जो बयानबाजियां जो हैं उसमें आगे इख्तियारात और बढ़ सकती है या नहीं। सुशील, क्या उम्मीद की जा रही है, क्या आगे एक्सपेक्टेशन है ऐसा कुछ हो जिससे जुबान पर लगाम लगे?
जी देखिए, साफ तौर से अब कल इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी से आएगा। हालांकि आज इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कई ऐसे नेता हैं, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, कई बड़े ऐसे नेता हैं जो अब फिलहाल जाति और धर्म के नाम पर टिप्पणी की है। उनको चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उनको नोटिस का जवाब देने का फिलहाल समय अभी नहीं है। ऐसा चुनाव आयोग ने अपने जो एक 4 पेज का जो कंप्लेन है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज भी हुआ। मायावती को 12 तारीख तक जवाब देना था, 15 तारीख हो गया जिस पर अभी जवाब नहीं दिया गया, और जवाब जो दिया गया उस पर चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपके पास दिखाने के लिए दांत हैं तो फिर आप कैसे काम करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए जो उनके वकील दलील दे रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास पर्याप्त फिलहाल अधिकार है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करता है। और जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है वो बयानबाजी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को बांटने वाली है, जिस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से कदम ना उठाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज रहा। सुप्रीम कोर्ट ये बेहतर समझता है कि चुनाव के लिए पारदर्शिता जरूरी है, उसमें जिम्मेदारी सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की है। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा अगर इन बड़े राजनेताओं के खिलाफ कोई बड़ी स्ट्रांग कार्रवाई नहीं की जाएगी तो एक नजीर आने वाले दिनों में नहीं पेश हो पाएगी। और इसीलिए एक गाइडलाइन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर एक गाइडलाइन बनाया जाएगा, उस गाइडलाइन के मुताबिक अगर तमाम राजनेता उस गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का अधिकार हो, एफआईआर करने का अधिकार हो। ये तमाम चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक संशोधित की जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि उसके पास बड़ा फिलहाल कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का दुखड़ा सुप्रीम कोर्ट में रोया हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये जानता है कि चुनाव आयोग को एक अधिकार, एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से कल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर एक अंतरिम आदेश और आने वाले दिनों में एक बड़ा आदेश जारी कर सकता है। जी सुशील, शुक्रिया आपको। हम अभी छोड़ते हैं, अब बाकी मेहमानों से बातचीत करेंगे। सदफ जाफर और शबनम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जो सियासत में एक ऐसी ये जो नज़ीर मिलती है कि जैसे ही मतलब अगर सामने वाले ने यानी विरोधी पार्टी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ हो, लेकिन ऐसा डर बन गया कि कहीं उसका सियासी फायदा ना हो जाए, तो तुरंत दूसरी पार्टी भी जो है, जो उसके मुखालिफ पार्टी है, वो ऐसे अमल कर गुजरती है। वो इस बात को जानते हुए भी कि शायद हमारा भी ये कदम ज़ाब्ते अखलाक के यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो जाएगा। तो शबनम, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आप ऐसा मानती हैं कि बहुत सख्त कोई ऐसे मामले में बहुत सख्त कार्रवाई भी हो ताकि लगे दूसरे नेताओं को भी ये एहसास हो कि अगर हम भी ऐसा कर गुजरेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा कोई एक्शन लिया जा सकेगा, तभी जाकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सही से लागू हो पाना मुमकिन होगा? शबनम जी, निश्चित तौर पे ये तो सही बात है कि अगर आचार संहिता के समय में अगर कोई सख्त कार्रवाई करती है चुनाव आयोग तो ये एक नजीर बनेगी। जिस तरीके की आज आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की है महिला नेता के खिलाफ, ये कहीं से भी किसी भी पार्टी में महिला हो वो उसको सही नहीं कहेंगी। और यह जो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और आरक्षण की बात करते हैं, इन सब मुद्दे पे जो बात करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज बहुत आहत हुए होंगे कि एक राजनीतिक पार्टी के इतने कद्दावर नेता, उनका महिला के लिए किस तरीके की भावना है और मानसिकता है। अब दूसरी बात, और हमारी बहन सदफ ने अभी कुछ आरोप लगाया, उस पर भी मैं जवाब देना चाहूंगी। अगर कहीं पे प्रधानमंत्री जी का नाम है और फोटो है तो इनको आपत्ति है, पर इनको ये जानना होगा कि हमारे देश में हर पग पे दूसरा सड़क जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इन पे है और कितनी योजनाएं उनके नाम पे है। लेकिन और वो हर तो आप जानते हैं ना तो अभी जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही इंदिरा गांधी। शबनम इस बात को मानिए, इस बात को मानिए। मैं क्या कह रहा हूं कि ना तो जवाहरलाल नेहरू अभी चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही हैं। यहां मामला इस बात को लेकर है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां लागू हो जाता है जब खुद कोई प्रत्याशी भी हो, जब कोई खुद भी प्रत्याशी हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली जी।
सदफ, इनको ज्ञान सदफ, समाजवादी पार्टी वालों ने एम्बुलेंस समाजवादी के नाम पे कर दिया, और जिस तरीके से मायावती जी ने हर जगह हाथी लगा दिए, तो तमाम। लेकिन शबनम, आपको ये मालूम होगा ना, शबनम आपको ये मालूम होगा, आपको याद होगा किस तरह से एक बार इलेक्शन के दौरान में जो मायावती ने जो पार्क बनवाए हैं जहां बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं उनको ढका गया था, याद है ना शबनम आपको कि नहीं याद है? बताइए। कवर किए गए थे, याद है ना, कवर किए गए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए मैंने अभी शुरू में ये कहा कि क्या दूसरे के दाग देख के हम भी खुद को दागदार कर लें, या फिर दूसरे के दाग पे हम शिकायत करें? नहीं, मैं इसी बात को कह रही हूँ कि हमें इस तरीके से देखना होगा। अगर हम नरेंद्र मोदी उठाते हैं बिल्कुल, तो दूसरों को भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी क्या कर रही है। अगर इंदिरा गांधी कनाल से तकलीफ हो रही है या राजीव गांधी के नाम पे वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जवाब दे, राहुल गांधी है, तो अगर आप किसी एक पार्टी के नेता को देखते हैं तो उसमें राहुल गांधी जी की बजाय आप अपना भी लोग घूम रहे हैं इस तरीके से ना, योजनाओं उनको सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सदफ जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा एक सप्ताह में आरोप लगा, फियास्को है उसको जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नहीं, जो प्रचार प्रसार चाय के कप पे नरेंद्र मोदी है, प्रचार प्रसार टिकट के ऊपर है, लेके तो उसको लेके बेहद बहुत ही गलत है, अपने नेता संज्ञान लिया जाना चाहिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। नहीं जिस तरह से साड़ियां पहन के लोग घूम रहे हैं या पार्टी के नेताओं का नरेंद्र मोदी खुद टी शर्ट बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। खुद टी शर्ट कब बेच रहे हैं, राजनीति में अगर सुचिता चाहते हैं तो अपने गिरबान में देखने की जरूरत है। शबनम, आपको याद होगा, शबनम, मीनाक्षी लेखी ने जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक शिकायत दर्ज कराई, किस तरह से कांग्रेस के एक बड़े नेता जो बार बार बयान दे रहे हैं, या फिर दूसरे आप लफ्जों में देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू, उन्हें कोई तकलीफ होती है वो जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, अभी बीजेपी ने यहां पर शिकायत दर्ज कराई। मेरा सवाल ये कहने का है, मेरा सवाल कि क्या अब दूसरे के गलत काम को हम भी गलत करके दिखा दें, यही सही है, या फिर हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में शिकायत करें और फिर ये दबाव इंस्टीट्यूशन पर बनाए कि आप कार्रवाई कीजिए? निश्चित तौर पे उस पर शिकायत होना चाहिए, और ये इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस होता है, इनको पूरी शक्तियां होती हैं। अभी देखिए शबनम, आपने अगर वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती होती आज तक करती होती तो शायद देश की राजनीति इस स्तर तक नहीं होती, पर आज तक कभी भी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की। इसी की वजह से आज देश की राजनीति यहाँ तक गई। कहीं ना कहीं पिछली जो सरकारें रही उनका प्रेशर रहा चुनाव आयोग पे। बोलिए सदफ। क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे? बोलिए जी। ऐसा है कि जिस तरह से ऐसी कोई भी बात नई नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं है, लेकिन इस तरह की जो सीनाजोरी अब की देखने को मिल रही है ये पहले नहीं मिलती थी। जब स्ट्रिक्टली कहा जाता था कि ये मत करिए, अगर आप देखें तो ये ऑटोनोमस बॉडी जो बनती है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमिश्नर एक बार प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, फिर वो प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल नहीं रहता है। उसके बावजूद अगर आप देखें कि बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को जगाने के लिए, जैसे कि सारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को इस सरकार ने अंडरमाइन करने का काम किया है, चाहे वो मीनाक्षी लेखी जी ने भी किया है, तो आप क्या कहती हैं? जब अगर इलेक्शन को भी अंडरमाइन करने का काम किया जा रहा है, को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, आप क्या कहेंगी? मुझे कंप्लीट कर लीजिए। चाय के कप के ऊपर शताब्दी में देखा गया, जिस तरह से बाकी तमाम टिकट्स के ऊपर, अभी कल परसों टिकट पे बाराबंकी के एक पैसेंजर ने टिकट लिया और नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। तो इस तरीके से जो बिल्कुल सीना जोरी करके वो कह रहे हैं, भाई आर्मी वालों को निकल के कहना पड़ा, एक्स आर्मी मैन को कहना पड़ा कि ये आरोप गलत है, उन्होंने परसों ही बताया कि हमने कंट्रोवर्सी हो गई ना। कुछ कह रहे हैं कि हाँ हमने दस्तखत अपनी मर्जी से किया है, कुछ कह रहे हैं कि हमने इस लेटर में दस्तखत अपनी हमने नहीं किया, हमें पता नहीं है। खैर उसको आप अभी रहने दीजिए, वो एक अलग मसला है। बात है जी, अच्छा ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था, ये तो कहा है इलेक्शन कमीशन ने ये तो कहा है कि प्लीज आर्मी का इस्तेमाल मत करिए, अभिनंदन की तस्वीरें पोस्टर्स पे मत लगाइए।
किसके पोस्टर, किस पार्टी के पोस्टर पे अभिनंदन की तस्वीर थी, किस पार्टी के बैनर पे थी? आप दूध के धुले तो इस तरीके से देश को आपने तो जिस तरीके जाति और धर्म में आप ही ने बांटा है। लेट मी कंप्लीट। जाति के आधार पे हमने नहीं बांटा है। राइट फ्रॉम जब से आपने रथ यात्रा लेके चले तब से आज तक ये तमाशा आप लोगों ने जाति के नाम पे बांटा और बांटने वालों के साथ भी आप ही देते हो। या तो चुनाव वॉर पे जीता जाता है इनके यहाँ या जाति के आधार पे, क्योंकि इनके पास कोई भी और मुद्दा नहीं है। एक बार सत्ता से हटने के बाद इस तरीके से ये बात हलवली मच रही है और आप लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण, दलित पे चढ़ा नहीं हुआ है, तमाम चीजें आप करते रहे। क्या हुआ है? चुनाव आयोग हमेशा आपके कब्जे में रहा, कभी भी चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं हुई। आज पहली बार जो है चुनाव आयोग अगर कर रहा है तो आप रुख करना चाहूंगा राकेश कपूर जी का, अगर वो हमारे साथ फोन लाइन पर अब भी बने हुए हो तो। राकेश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सुन पा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फोन पर मौजूद हैं। राकेश जी, देखिए, मैंने एक सवाल किया था, क्या राजनीति की यही एक सिफत रह गई है कि अगर सामने वाला दागदार हो तो हम भी अपने दामन पर दाग लगाकर उसका जवाब दें, या उस दाग की हम शिकायत करें? क्या होना चाहिए? देखिए विशाल मियां, मैं आपका जरा जो ये दोनों बहनें जो तकरार में जो बिजी हैं जी, इससे थोड़ा हट करके लेता हूँ। अगर इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात ना होते तो वो किस बिना पे आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का तबादला कर देता, किस बिना पे जो वह बड़े बड़े अफसर जो आंध्र प्रदेश के हटा देता, किस बिना पे वो बंगाल में जो वो कलकत्ता पुलिस के जो कमिश्नर थे उनको हटा देता। तो ये वाहियात बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है आज की बात, आज की तारीख में, कि कल्याण सिंह जो गवर्नर हैं जी राजस्थान के, जी हाँ, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने लिखा, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इसका जवाब दे बीजेपी, इसका जवाब दे वजीर आजम, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सब, इसका जवाब दे हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अब जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो उसके अख्तियारात पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास अख्तियारात नहीं है, उसके पास अख्तियारात पूरे हैं। मगर चूंकि 1990 की बात आ रही है, उससे पहले तक हिंदुस्तान की सियासत या हिंदुस्तान की राजनीति में इतनी बदमजगी नहीं थी कि सिर्फ आप हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाएं, सिर्फ आप जातियां खड़ी करके चुनाव जीत जाएं, सिर्फ आप मुसलमानों को गालियां दे करके हिंदुओं का वोट ले लें। ये बदमजगी कभी नहीं आई। ये बदमजगी का दौर जो है वो पिछले 20-25 साल से शुरू हुआ है। देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान का जो आईन है वो साफ कहता है, अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आईन लिखा उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, और उसके अंदर जो है पूरा स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर, निर्भय, बेखौफ खतर काम करने वाले चुनाव आयोग को हमने यहाँ पर बनाया। वो इसलिए बनाया था कि हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार जब चुनाव चल रहे हो तो किसी भी तरीके की बदगुमानी न दिखाए। हिंदुस्तान का वजीर आजम को भी जो चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश होगा उसको मानना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि फौज का जिक्र चुनाव आयोग ने करने के लिए मना किया, लेकिन फौज का जिक्र बार बार हो रहा है। हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नाम इतनी बार नहीं लिया जा रहा है जितनी बार पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के चुनाव हो रहे हैं या पाकिस्तान के चुनाव हो रहे हैं? हिंदुस्तान के इन बदजुबान नेताओं को, इनको लगाम लगाने के लिए इनकी जुबान पर हिंदुस्तान के चुनाव आयोग को अपने अख्तियारातों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने अख्तियारात उन्हें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये अख्तियारात ही हैं जो सादिक अमीन हो इस मुल्क का, इस मुल्क का वजीर आजम सादिक अमीन हो। ये चुनाव आयोग के सामने सिद्ध करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके की बदगुमानी कोई भी हुकूमत में बैठा हुआ मंत्री से लेकर के संतरी तक न दिखाए, चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश ना करे। ये चुनाव आयोग के अख्तियारात हैं, ये चुनाव आयोग के ही अख्तियारात हैं जिनके दौरान जो है वो हिंदुस्तान की तकदीर तय होती है आने वाले 5 सालों के लिए। हम जो है ये बात लेकर के बैठ गए हैं कि इस नेता ने ये कहा, उस नेता ने ये कहा। अख्तियारात हैं, लगाइए, इनको बाहर कीजिए चुनावी मैदान से। 2 दिन के लिए क्यों, 3 दिन के लिए क्यों? चुनाव आयोग चाहे तो पूरे चुनाव के लिए इन्हें बाहर कर सकता है। चुनाव आयोग ने ही तो शिवसेना का जो प्रमुख था बाल ठाकरे, उसको डिफ्रेंचाइज किया था। ये चुनाव आयोग नहीं किया था, हम भूल जाते हैं।
चुनाव आयोग के अख्तियारात पूरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग को अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करने कौन नहीं दे रहा है, ये सवाल सबसे बड़ा है। ये सवाल है मैं, और इसी सवाल को लेकर मैं जरा अपने दोनों बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। राकेश जी, वक्त की कमी है, इनसे फाइनल कमेंट लेना है। शबनम पांडे, आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। मैं फिर से एक बार कहूंगा, कुछ ऐसी बात हम ना करें जिससे ये लगे कि सिर्फ हम दूसरे के दाग को देखकर अपना दाग अपने दामन पर लगाना चाहते हैं, बल्कि हम दूसरे का दाग भी मिट जाए ये चाहते हैं। शबनम पांडे जी, बोलिए फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी हमेशा चाहती है कि हम किसी तरीके से देश को बांटे नहीं, लेकिन अगर अन्य पार्टियां इस तरह की करती है तो अब तक के चुनाव आयोग ने कभी भी उन लोगों पे लगाम लगाने का काम नहीं किया, क्योंकि वो हर वक्त डरती रही। पहली बार चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होकर कार्रवाई की है, और अभी बहुत से ऐसे नेता हैं जिन पर कार्रवाई होनी है और होनी चाहिए, और इससे सख्त होनी चाहिए। विशेषकर आजम खान साहब को बख्शा नहीं जाना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए चुनाव से। जी, आप चाहते हैं कि इसी और सख्त हो जाए? निश्चित तौर पे सख्त होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। अगर महिलाओं पे इस तरह की टिप्पणी करते हैं आजम खान जी, तो शर्म आती है कि वो 8 बार के एमएलए, सांसद, मैं बिल्कुल यही सवाल आपसे कर रहा हूं कि ऐसे जितने मामले हैं, तमाम मामलों को के मद्देनजर आप चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन और सख्त हो जाए, इलेक्शन कमीशन सख्ती दिखाए ऐसे तमाम मामलों पर, चाहे वो किसी पार्टी का लीडर हो, आप चाहती हैं? निश्चित तौर पे तभी। चलिए, सदफ जफर आपके पास आ रहा हूं। जफर, फाइनल कमेंट के लिए। सदफ, फाइनल कमेंट। देखिए, इलेक्शन कमीशन का गठन ही इसलिए हुआ था कि वो निष्पक्षता से और पारदर्शिता से चुनाव करवाए, और वो बस अपना ही काम करे जिस तरह से जो उसके अधिकार हैं, जो उसके राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, अगर वो उसको कंप्लीटली टू द टी फुलफिल करे बिना किसी के दबाव में आए, तो अपने आप जो भी आप कह रहे हैं कि चाहे वो जिन दागी नेता हो, चाहे बागी नेता हो, चाहे वो गलत बयानी करने वाले नेता हो, सब अपने आप जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, या तो सुधर जाएंगे या चुनाव के बाहर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। राकेश जी, आपका भी, आप दोनों मेहमानों का, शबनम और सदफ, और नाज़रीन आपका भी, आप हमारे साथ बने रहे इसलिए। और आपको फिर से बताते हैं कि ताज़ा और अहम खबरें के लिए आप लगातार न्यूज़ 18 उर्दू देखते रहें। मुझे दी इजाजत, आदाब।